चलिए बेटा शुरू करते हैं। संविधान एक लंबे समय से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं बेटा, और अच्छी न्यूज़ ये है कि आज हम समाप्त करेंगे। ठीक है, और हर विषय जो शुरू होता है उसका एक दिन समापन होता है, तो संविधान का आज आखिरी दिन है। आज हम फिनिश करेंगे, कल आप लोगों का टेस्ट होगा एक फाइनल, और फिर हम एक अगला सेगमेंट शुरू करेंगे। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों शुरू होगा। तो जो मित्र ऑनलाइन पढ़ना चाहेंगे वो ऑनलाइन पढ़ लेंगे, जो ऑफलाइन है वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेटा। हम लोग भाग 18 में हैं। आपातकालीन उपबंध पे चर्चा हो रही है, और इसमें हम लोग पहुंचे हैं राज्यों में आपातकाल, यही ना बेटा। तो ये भारत के संविधान की खूबसूरती है कि अब कुछ लोग इसकी बड़ी आलोचना करते हैं। जैसे 356 को बोला जाता है, अनुच्छेद 356, ये अच्छी बात नहीं है कि राज्य की एक चुनी हुई सरकार हो और केंद्र सरकार उसको जब चाहे तब बर्खास्त कर सकते हैं। तो जब चाहे तब नहीं कर सकती। न्यायपालिका में आपको संरक्षण है, सब हम चर्चा करेंगे बेटा। तो राज्यों में आपातकाल का मतलब क्या है बेटा? देखो, एक विविधतापूर्ण देश है बेटा हमारा, विभिन्न पार्टियों वाला देश है, विभिन्न विचारधाराओं वाला देश है। तो संविधान के निर्माण करते समय शायद ये विचार जरूर आया होगा कि एक सशक्त केंद्र की आवश्यकता होगी, यानी केंद्र हमारा ऐसा हो जो बहुत ताकतवर हो और देश की एकता और अखंडता को बना के रखने में सक्षम हो। अब मेरे कहने का ये बिल्कुल अभिप्राय नहीं है कि राज्य देश को तोड़ने वाले हैं, नहीं नहीं। लेकिन राज्यों में कभी कभी, आज के डेट में भी आप देखते हो, पहले भी आपने देखा कि कभी कभी कुछ ऐसी शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं जिनकी मनोभावना थोड़ा सा देश से कुछ अलग होके हो जाती है। तो मुझे लगता है संविधान लिखने वाले शायद इन सब बातों से सचेत थे, शायद उनको इन सब बातों की जानकारी थी, और उन्होंने इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान में अनुच्छेद 356 की रचना की। तो उसमें उन्होंने साफ साफ बताया कि यदि कोई राज्य सरकार संवैधानिक आधार पर न चल रही हो, यानी जो संविधान में वर्णित है उस आधार पर काम न करके अपने मन से काम करे। एक बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, समझने की कोशिश करिए। हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय है, हमारे यहाँ केंद्र की सरकार है, हमारे यहाँ राज्य की सरकार है। राज्य की सरकार में सर्वे सर्वा मुख्यमंत्री होता है, बताइए आपको। और राज्य का जो प्रशासनिक तंत्र है वो बाकी किसी की बात सुने ना सुने, मुझे लगता है मुख्यमंत्री की बात तो जरूर सुनेगा। चाहे मुख्यमंत्री बियॉन्ड द ट्रैक जाके कुछ करे या ट्रैक पे रह के करे, वो सुनेंगे मुख्यमंत्री की। मैं एक उदाहरण से बताऊं, और इसको अन्यथा मत लीजिएगा, मतलब किसी को हर्ट उट करने का मेरा इरादा नहीं है। जैसा कि आपने देखा था, वो लखनऊ में एक पार्क बना था क्या, बना है, जिसका नाम है अंबेडकर पार्क। देखा है? लखनऊ कभी जाइए तो देखिए, बड़ा खूबसूरत बना है, अच्छा लगता है। जब वो पार्क बन रहा था तो किसी ने ये कंप्लेन किया कि सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। देखिए, एक बात है कि देश में जो पैसा है बेटा, वो जनता के करों का पैसा है, बोले, लोगों के टैक्सेशन का पैसा है, लोगों के करों का पैसा है। और इसमें सबसे बड़ी परेशानी यह है बेटा कि ठीक है, जनता कर देती है, जनता के ऊपर टैक्स लगता है, तो जनता से कर लेके कोई राजनेता या कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति कैसे कर सकती है? अगर आपको अपनी व्यक्तिगत इच्छा की पूर्ति करनी है तो आप व्यक्तिगत पैसा खर्च करो। सार्वजनिक धन से आप अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकते। इसी को लेके किसी ने कंप्लेन किया था, वो मुझे लगता है उसमें बहुत डिटेल में जाना उचित नहीं है, और आप समझ ही रहे हैं। तो उसमें एक तो बहुत ढेर सारी हाथी वाथी बनी। तो हाथी कोई गलत चीज नहीं है, बन सकती है, लेकिन पार्टी विशेष का चुनाव चिन्ह है, एक पार्टी विशेष का चुनाव चिन्ह है। एक तो इसको लेके आपत्ति, लेकिन हाँ, भाई कमल का फूल सरकार कहीं बना दे, कोई इस तरह का स्थान बन रहा हो, तो अब ये एक एलिगेशन तो लग ही सकता है कि कमल का फूल आपका चुनाव चिन्ह है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। बहरहाल,
लेकिन दूसरा एलिगेशन ये लगा कि कोई खुद की मूर्ति कैसे लगवा सकता है। मूर्तियां लोगों की लगती हैं भाई, ऐसा नहीं है, लेकिन कोई जिंदा रहते हुए अपनी मूर्ति लगवा ले, खैर वो लगा, बड़ा हैवी कॉस्ट आती है, उस पर बहुत पैसा खर्च होता है। वो पैसा किसका था? हमारे करों का पैसा था। तो किसी ने कोर्ट पिटिशन कर दिया, कोर्ट ने कहा काम बंद करिए, तुरंत स्टॉप करिए, और जब तक हम अगला आदेश नहीं देंगे कार्य नहीं होगा। कोर्ट का आदेश एग्जीक्यूट होने लगा। एग्जीक्यूट कौन करेगा भाई? कोर्ट आदेश दे सकता है ना बेटा, कोर्ट के पास अपनी सेना, अपनी मिलिट्री, अपनी फोर्स तो है नहीं। कोर्ट सिर्फ आदेश दे सकता है, आदेश का अनुपालन कौन करेगा? सरकारें करेंगे। तो उन्होंने राज्य सरकार को आदेश दिया कि भाई वहां जो निर्माण कार्य हो रहा है उसको रोक दीजिए। और निर्माण कौन करा रहा था? राज्य सरकार ही करा रही थी। और राज्य सरकार से ये कहा गया कि निर्माण कार्य बंद करिए। अब दुविधा की स्थिति है कि नहीं? अब राज्य सरकार की अगर मंशा ठीक ना हो तो भाड़ में जाए आदेश, और भाड़ में ही गया। चारों तरफ पुलिस लगा दी गई। अगले दिन मीडिया कर्मी जब वहां पहुंचे तो उनसे बताया गया कि अंदर निर्माण कार्य बंद है और किसी को जाना अलाउड नहीं, अंदर कोई अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि कार्य वार्य बंद हो गया, कोर्ट का आदेश है। और मित्र, अंदर कार बदस्तूर चल रहा था। पुलिस इसलिए लगा दी गई थी कि लोगों को पता ना चले, लेकिन मीडिया कर्मी दीवार वाल कूद फांद के इधर उधर से घुसी गया और उसे भंडा फोड़ किया। तो मेरे कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है बेटा, अब ये संविधान का उल्लंघन हो रहा है कि नहीं? कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हो रहा था कि नहीं? समस्या यह है कि राज्य सरकारें अगर मनमाने पे आमादा हो जाएं तो कर सकती है मनमाने, कर ही रही है, उदाहरण आप देख ही रहे हो। तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 356 लिखा हुआ है कि अति मत करिएगा, क्योंकि अति करेंगे तो एक ब्रह्मास्त्र है जो आपके विरुद्ध उपयोग होगा और आप घर जाएंगे। अरे मुख्यमंत्री तो छोड़ दो, विधायक नहीं रह जाएंगे, घर जाके खेती बाड़ी कर सकते हैं। खराब चीज है, अच्छी चीज है, ये डिबेट की विषय वस्तु हो सकती है, लेकिन हाँ, हमारे संविधान में यह प्रावधान है कि चुनी हुई राज्य सरकारों को केंद्र सरकार जब चाहे तब इन्हें घर भेज सकती है। बस शर्त यह है कि इन लोगों ने संविधान का उल्लंघन किया हो। क्लियर है बेटा? अब समस्या यह है कि कैसे पता चले कि संविधान का उल्लंघन किया? अरे भाई, कोई ना कोई आपके पास मुखबिर होना चाहिए, कोई ना कोई आपके पास सिस्टम होना चाहिए ना, जो ये बताए कि हाँ भाई राज्य में संविधान का विरोध हो रहा है या संविधान के विरुद्ध कार्य हो रहा है, तो संविधान में इसका जी बेटा। हाँ, नहीं, राज्यपाल भी हैं और भी है, हम बताएंगे। तो अनुच्छेद 356 में लिखा गया है कि यदि राज्यपाल को ऐसा समाधान हो जाए, क्योंकि वो यहीं पे बैठा हुआ है ना, अरे राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधि है जो राज्य में बैठा हुआ है, तो राज्यपाल ऐसा प्रतिवेदन राष्ट्रपति को भेजे कि महामहिम, मुझे ये लग रहा है कि राज्य की सरकारें संवैधानिक आधार पर नहीं चल रही है, वो कारण भी बताते हैं कि क्यों मुझे लगा, अथवा राष्ट्रपति को स्वयं समाधान हो जाए, राष्ट्रपति को स्वयं ऐसा अनुभव हो जाए। तो दो कंडीशन है, या तो राज्यपाल प्रतिवेदन दे, तब तो एकदम साफ साफ मामला है, या राष्ट्रपति को स्वयं ऐसा लगे कि राज्य सरकारें संवैधानिक आधार पर नहीं चल रही हैं, तो आपात को घोषणा की जा सकती है। लिख लें बेटा, अनुच्छेद 356 लिखें। यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन से प्रतिवेदन माने अच्छा, अंग्रेजी बढ़िया समझते हैं, हिंदी में ही तकलीफ है। रिपोर्ट इंग्लिश का शब्द है, प्रतिवेदन हिंदी का शब्द है, लेकिन चूंकि रिपोर्ट इतना पॉपुलर है कि वो हम बेहतर समझ पाते हैं, प्रतिवेदन से घबराते हैं। यदि राज्यपाल, सुन लो, यदि राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट करे, यही लिख रहा है आपने, यदि राज्यपाल राष्ट्रपति को क्या करे बेटा? प्रतिवेदन दे, अथवा राष्ट्रपति को स्वयं समाधान हो जाए कि स्वयं समाधान हो जाए कि राज्य संवैधानिक आधार पे नहीं चल रहा है,
राज्य संवैधानिक आधार पे नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य में आपात की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति राज्य में आपात की उद्घोषणा कर सकता है। क्लियर है बेटा? अब एक संवैधानिक प्रावधान पे आपसे चर्चा जरूर कर ली जाए, वो ये कि संभावना तो यह भी है कि केंद्र में दूसरी पार्टी की सरकार हो, राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार हो, तो केंद्र सरकार राज्य सरकार को हटा दे। भाई ऐसे ही 36 का आंकड़ा रहता है, बहाना ढूंढते रहे, कोई बहाना मिले, राज्य सरकार को बर्खास्त कर दे, कहें घर जाइए, और से चुनाव होगा। तो आपको नहीं लग रहा है कि इसका प्रयोग दुर्भावना से भी हो सकता है? बोल नहीं रहे। 356 का दुरुपयोग भी हो सकता है। और एक कटु सत्य आपको बताएं कि इंदिरा गांधी सरकार ने इसका बहुत दुरुपयोग किया। उस जमाने में बेटा जिस भी राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार होती थी, वो अब शुक्र मनाए ऊपर वाले का कि कै दिन चलेगी, और इंदिरा जी को जहां मौका मिलता था 356 और घर जाइए। अभी तो आप देख रहे हो कि इतने दिनों में 356 का प्रयोग एक ही बार मैंने देखा, जो उत्तराखंड की सरकार को पिछले टेन्योर में बर्खास्त किया गया था, वो भी कोर्ट ने बहाल कर दिया। कांग्रेस की सरकार थी जिसको इन लोगों ने सस्पेंड किया, कोर्ट ने बहाल कर दिया। तो अब तो इसका प्रयोग होता नहीं बेटा, कम ही हो रहा है, लेकिन पहले इसका बहुत प्रयोग हुआ था। लेकिन इसके भी रिमेडी दो हैं बेटा, एक नोट बना के लिख लो, नोट बनाइए। माने मनमाना प्रयोग न हो, इसे बचने का उपाय है बेटा। लिखें, अनुच्छेद 356 अनुच्छेद 356 न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में है। न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में है। इसका मतलब यानी अगर 356 का प्रयोग हो जाता है, सरकारों के विरुद्ध कार्रवाई हो जाती है, तो वो सरकारें कोर्ट में जा सकती हैं, न्यायालय में जा सकती हैं, और उसमें सुनवाई हो सकती है। तो न्यायालय दो आधारों पर इसकी सुनवाई करता है, दो आधारों को चेक करता है। देखो एक बहुत सिंपल सी बात है, 356 संविधान में लिखा है, 356 संविधान में लिखा है, कोई अपने घर से लेके नहीं आया, तो 356 के प्रयोग को तो नहीं रोक सकते। 356 का प्रयोग तो होके रहेगा। लेकिन हाँ, इस आधार को जांच जरूर कर लेते हैं कि कहीं 356 का प्रयोग दुर्भावना के आधार पर तो नहीं किया गया। और दूसरा कि राष्ट्रपति को जो समाधान हुआ है, राष्ट्रपति को जो लगा है, वो तार्किक है कि नहीं, रीजनेबल है कि नहीं, कि मैंने सपना अपना देख लिया और बर्खास्त कर दिया। तो राष्ट्रपति को तर्क बताना पड़ेगा कि भाई ये कारण मुझे दिखा था, तो मैंने आपात घोषणा की। अगर वो कारण युक्त नहीं हुआ तो सरकारें बहाल होते हुए भी आपने देखा है, यानी फिर कोर्ट उन सरकारों को फिर से बहाल कर देता है कि आप सरकार चलाइए और कोई नहीं हटा सकता आपको। लिखें, अर्थात न्यायालय में जाया जा सकता है। न्यायालय में दो आधारों पर इसकी जांच होती है। न्यायालय में दो आधारों पे इसकी क्या बेटा जांच होती है। तो दो आधार है ना बेटा, तो अलग अलग लिख लो, नंबर 1 नंबर 2 करके। न्यायालय में दो आधारों पे इसकी जांच होती है। पहला, दुर्भावना के आधार पे, यानी खराब भावना थी आपकी। अरे भाई बड़ी सिंपल सी बात है, कभी आपने ये देखा है? मैंने तो जब से हमारा संविधान प्रभावी हुआ तब से मैंने आज तक ये देखा नहीं
कि अगर केंद्र और राज्य में अगर समान पार्टी की सरकारें हों तो कभी भी 356 का प्रयोग नहीं हुआ है। तो जो पार्टी केंद्र में है वो पार्टी अगर राज्य में है तो राज्य सरकारें हमेशा संवैधानिक रहती है, वो कभी संविधान के विरुद्ध नहीं जाती। अक्सर 356 का प्रयोग वहां हुआ है जहां केंद्र की अलग सरकार और राज्य की अलग सरकार हो। तो समझ में तो आ ही रहा है कि भाई जहां आपकी सरकार होगी वो एकदम संवैधानिक आधार पर चलती है, और जहां दूसरे पार्टी की सरकारें होती हैं वही संविधान के विरुद्ध जाने की संभावना रहती है। अरे प्रयोग तभी होता है। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि जिस पार्टी का केंद्र में इंदिरा जी के शासन में कांग्रेस पार्टी की जहां जहां राज्य में सरकारें थी, मैंने तो कहीं नहीं देखा बर्खास्त होते हुए। लेकिन जो गैर पार्टी की सरकारें होती थी वही बर्खास्त हुई। आज भी आपने देखा जो 356 का प्रयोग हुआ वो कहाँ हुआ? उत्तराखंड में हुआ, कांग्रेस की सरकार थी। कहीं और प्रयोग हुआ, संभवतः हिमाचल वगैरह में भी प्रयोग हुआ, याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन उत्तराखंड में तो प्रयोग हुआ। कोर्ट ने उसको भी मना कर दिया कि नहीं नहीं, आप सरकार को नहीं हटा सकते। तो मतलब तो समझ में आ ही रहा है कि कहीं न कहीं दुर्भावना का मामला तो रहता ही है। दूसरा बेटा, राष्ट्रपति को युक्त युक्त समाधान पर इसका क्या मतलब? खाली लिखो मत बेटा, इसको महसूस करिए। राष्ट्रपति के युक्ति युक्त समाधान पर क्या मतलब इसका? राष्ट्रपति को जो लगा वो लगने का कोई तथ्यात्मक कारण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा मन कह रहा है, आपके मन कहने से नहीं होगा। क्लियर है? तो एक तो राज्यपाल प्रतिवेदन भेजें, राष्ट्रपति को लग जाए कि हाँ भाई ऐसा है, या राष्ट्रपति को स्वयं ऐसा लग जाए, तो न्यायालय में इस बात की जांच होगी कि आपको क्यों लगा। न्यायालय में सिद्ध करिए, न्यायालय में बताइए कि ऐसा हुआ था तो मुझे लगा। न्यायालय देखेगा कि ऐसा करना संविधान के विरुद्ध है कि नहीं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आगे बढ़िए। अब हेडिंग बनाइए अनुमोदन। लिखें राज्यों में आपात की उद्घोषणा के राज्यों में आपात की उद्घोषणा के 2 माह के अंदर, अंतर महसूस करिएगा बेटा, उद्घोषणा के कितने बेटा? 2 माह के अंदर। वहां कितना? राष्ट्रीय आपात में 1 माह के अंदर, 30 दिन। और यहां क्या कहा गया? 2 माह के अंदर। वहां था विशिष्ट बहुमत, यहां है साधारण बहुमत। यानी कहा गया कि राज्यों में आपात घोषणा के 2 माह के अंदर संसद द्वारा साधारण बहुमत से इसका अनुमोदन हो जाना चाहिए। लिख लें, 2 माह के अंदर संसद द्वारा साधारण बहुमत से इसका अनुमोदन हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा है ना बेटा? अंतर वगैरह पे नजर बना के रखिएगा। अनुमोदन हो जाना चाहिए। यदि लोकसभा भंग है अथवा इस मध्य भंग हो जाती है तो लिखा बेटा, तो राज्यसभा इसे साधारण बहुमत से अनुमोदित कर सकती है। अनुमोदित कर सकती है, वही वाली हालत है बेटा। लेकिन वहां क्या मामला था? विशिष्ट बहुमत का। यहां क्या मामला है? साधारण बहुमत का। आगे लिखिए, परंतु नई लोकसभा के गठन के 6 माह के अंदर, सॉरी 6 माह नहीं बेटा, नई लोकसभा के गठन के 30 दिनों के अंदर, 6 माह नहीं, नई लोकसभा के गठन के 30 दिनों के अंदर
साधारण बहुमत से इसकी अनुमति मिल जानी चाहिए। अन्यथा यह समाप्त हो जाएगा। अन्यथा यह क्या हो जाएगा बेटा? समाप्त हो जाएगा। कोई डाउट नहीं? सब क्लियर है मामला, कोई डाउट का है नहीं मामला, समाप्त हो जाएगा। हो गया बेटा? चलो इधर देखो, ये बगल वाले बच्चे कौन सा क्वेश्चन पूछा था? मैं क्या पूछा था बोल? एक्चुअल में हुआ, सुन ले, हुआ क्या था कि जब इसने कॉल किया तो मैं बाहर था, तो मैंने कहा कि मैं आ जाता हूँ, तो फिर ये कह रहा था व्हाट्सएप पे भेज दिए। तो मैंने कहा अभी वाकई मैं बाहर था, मैंने कहा मैं आता हूँ, कहा कि फोन पे ही बात कर लें सर, क्वेश्चन बोल दें। तो मैंने कहा बोलो भाई। तो इसने फोन पे कहा, याद आ रहा है क्या पूछा था? हाँ क्या? अच्छा याद नहीं है क्या पूछा था? मैं बताऊं? इसने ये वही अब लिखाने जा रहा है, वही बताने जा रहा है। इसने ये पूछा कि यदि राज्यों में आपात की घोषणा हो तो इसको कितने दिनों में अनुमोदन मिलनी चाहिए, ये पूछा था ना। तो मैंने बताया था ना 6 माह पर। वो तो राष्ट्रीय आपात में भी वही नियम बना दिया गया। अब यहाँ क्या है, थोड़ा सुन लीजिए उसके बाद लिखिए। राज्यों में जब आपात की घोषणा हो जाती है तो 2 माह के अंदर संसद से अनुमोदन तो लेना ही होता, वही आपने पढ़ा भी। एक बार अनुमोदन होने पर 6 माह तक इसका प्रभाव रहता। 6 माह के बाद फिर अनुमोदन लेना होगा, फिर 6 माह तक रहेगा, फिर अनुमोदन लेना होगा, फिर ऐसे कर करके 6 माह बढ़ाया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रीय आपात में आपने पढ़ा था इसकी कोई लिमिट नहीं है कितना बढ़ाया जा सकता, लेकिन यहां लिमिट है, राज्यों में लिमिट है। यानी इसे 6 महीना करके 3 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। यानी राज्यों में जो आपातकाल होगा वो अधिकतम कितना बेटा? 3 वर्ष तक होगा। इसका अपवाद है पंजाब, स्पेशल कंडीशन है। पंजाब में ये 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। पंजाब को छोड़ के बाकी राज्यों में 3 वर्ष तक, और पंजाब के लिए आपातकाल कितना हो सकता है बेटा? 5 वर्ष, क्योंकि पंजाब एक्सेप्शन था भी, क्योंकि उसमें पंजाब में भीषण आतंकवाद था, तो चुनाव उनाव कराने की दशा ही नहीं थी, तो उसको बढ़ाते बढ़ाते संविधान संशोधन कर करके 5 साल तक लेके चले गए। क्लियर है बेटा? लिख ले। एक छोटा सा हेडिंग बना के लिखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। राज्यों में राष्ट्रीय आपात की अवधि। समझ में आ रहा है बेटा? लिखें। एक बार संसद से अनुमोदन प्राप्त हो जाने पर, एक बार संसद से अनुमोदन प्राप्त हो जाने पर कितने दिनों तक बेटा? 6 माह तक प्रभावी रहेगा। इसे क्रमिक रूप से अनुमोदन प्राप्त कर अगले 6 माह तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगले 6 महीनों तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। समझ में आया? फिर से सुन लो भैया, कोई संदेह न रहना पाए। एक बार लोकसभा या संसद से अनुमति मिल गई तो राज्यों में आपातकाल 6 महीने तक रहेगा। अब आप आगे बढ़ाना चाहते हो तो फिर संसद से अनुमोदन लीजिए। क्लियर है? फिर कितना बढ़ जाएगा? 6 महीने। फिर 6 महीने आगे बढ़ाना चाहते हैं
फिर संसद से अनुमोदन लीजिए। ये प्रक्रिया आप कर सकते हैं अधिकतम 3 वर्षों तक। देखिए, इस प्रकार इसे अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। पैरा चेंज करके बेटा नीचे से लिखिए, 68वें संविधान संशोधन 1971 सॉरी 91 के द्वारा, 68वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा पंजाब के लिए क्या याद कर रहे थे? कुछ याद कर रहे थे अभी? हाँ हाँ, अच्छा दिल्ली वाला भी है। हाँ हाँ, तो बड़े संशोधन होते रहते हैं। अरे 68 हुआ ना, तो 68 के बाद 69 और फिर 70, तो एक ही साथ ठीक ठाक संशोधन हुआ। बढ़िया याद किया आपने, वेरी गुड। और देखो मैंने ट्रैप कर लिया ना कि आप कुछ याद कर रहे थे। चले, 68वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा पंजाब में इसकी अधिकतम अवधि 5 वर्ष तक की गई। तो इतना तो कम से कम दिमाग में रख ही सकते हो बेटा, बोले कि भारत के बाकी राज्यों में जो आपातकाल होगा वो अधिकतम 3 वर्ष के लिए होगा। एक अपवाद है पंजाब, जहां आपातकाल 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। क्लियर है बेटा? अब आगे लिखो एक नोट फिर से, 44वें संविधान संशोधन, आगे क्या बेटा एक नोट बना ले, 44वें संविधान संशोधन, वर्ष याद है सबको? कौन सा बेटा? हाँ, 42 माने 76 और 44 माने 78। याद रखिएगा, जगह जगह दिखेगा ये। अभी तो न जाने कई बार 44वां दिख चुका, अभी आगे भी दिखता जाएगा। तो 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। और 42वां 76 में। 2 का डिफरेंस इधर भी है, तो 2 का डिफरेंस इधर भी कर लीजिएगा। हाँ, इन दोनों की बड़ी खूबसूरती क्या है वो थोड़ा जान लें, आगे पढ़ने में आपको सहूलियत होगी। 42वां संविधान संशोधन श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ, और ये जो संशोधन हुआ वो तब हुआ जब देश में आपातकाल था, इमरजेंसी थी। अरे 76 में देश में आपातकाल था, आपने पढ़ा है कि 77 तक आपातकाल रहा। तो आपातकाल के समय ये संशोधन हुआ। और अगला जो संशोधन हुआ 44वां, उस समय सरकार थी मोरारजी देसाई की, जनता पार्टी की सरकार थी। तो उन्होंने 44वां संविधान संशोधन किया, और ज्यादातर उन्होंने वो किया कि 42वां का उलट किया। और जो जो दुरुपयोग इंदिरा जी ने किया, हर उस जगह पे इन लोगों ने रोक लगाई, इसका दुरुपयोग ना होने पाए। लिखें, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह प्रावधान बनाया गया कि यदि राज्य में, ध्यान से सुनना और महसूस करना, यदि राज्य में आपातकाल 1 वर्ष से अधिक बढ़ाना हो तो, यानी 2-2 बार 6 महीने का प्रयोग हो गया है, यदि राज्यों में आपातकाल 1 वर्ष से अधिक बढ़ाना है तो चुनाव आयोग से, इलेक्शन कमीशन से यह प्रमाण पत्र लेना होगा कि
चुनाव आयोग से यह प्रमाण पत्र लेना होगा कि राज्य में निर्वाचन कराने की स्थितियां नहीं हैं। यह प्रमाण पत्र लेना होगा कि क्या बेटा, राज्य में निर्वाचन कराने की स्थितियां नहीं हैं। ठीक है, साल भर से आगे तब तक नहीं बढ़ा सकते जब तक चुनाव आयोग ये कह न दे कि अभी राज्य में चुनाव कराने की स्थिति नहीं है। और एक बात, कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, वो किसी की अधीनता में काम नहीं करता, उसका कोई अंतरी मंत्री नहीं होता, वो स्वायत्तता का दीप है, वो सर्वशक्तिमान है, उसे कोई आदेश निर्देश नहीं दे सकता। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सुनते ही हैं आप कुछ तो देखो, डेमोक्रेसी में बेटा जो नियुक्त करता है ना, वो कहीं ना कहीं पावर तो होल्ड कर ही लेता है ना। तो अभी तो देख ही रहे हो, चुनाव आयोग पे बड़े एलिगेशन वगैरह लगते हैं कि पक्षपातपूर्ण कार्य करता है, ये करता वो करता करता होगा, लेकिन उसे कोई बाध्य नहीं कर सकता कि आप ऐसा करें। कारण है बेटा, देखो, न्यायाधीशों के बारे में कहा जाता है कि न्यायाधीश पक्षपात पूर्वक काम नहीं करते क्योंकि उनको भी कोई डरा नहीं सकता। लेकिन एक बात बताइए, अल्टीमेटली सब लोग तो है मनुष्य ही ना, कि कोई भूत प्रेत तो है। न्यायाधीशों के बच्चे बच्चे नहीं होते, उनके बच्चे कहीं कुछ जॉब वाब या कहीं उस तरह का काम नहीं कर सकते। चुनाव आयोग के लोग के घर परिवार नहीं होते। सरकार अगर तंग करना चाहेगी तो इनको न करके किसी और को तंग करेगी। वो जो पुरानी कहावत कहानी सुना होगा ना बचपन में, एक राक्षस था जिसकी जान तोते में रहती थी, तो तोते का पैर तोड़े तो मालूम चल राक्षस का पैर टूट रहा है। तो जाहिर सी बात है बेटा, ये लोग सीधे सीधे नियंत्रित नहीं होंगे तो अप्रत्यक्ष नियंत्रित हो जाएंगे। और जजेस की तो और भी परेशानी है ना बेटा, रिटायरमेंट होने के बाद मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनना होगा, किसी आयोग का अध्यक्ष बनना होगा, तो ऐसे बना देंगे? अरे थोड़ा सा हमारी सुनो उनो ना। तो फिर जब आप रिटायर होंगे तो आपको किसी न किसी आयोग का अध्यक्ष अध्यक्ष बना देंगे, 4 6 10 साल आपकी जिंदगी और शानदार ढंग से। तो कहने का मतलब यह है बेटा कि मनुष्य के रूप में सरकार तो प्रभावित कर ही लेगी किसी न किसी तरीके से। लेकिन ये माना जाता है कि ये लोग किसी के प्रभाव में नहीं आते। हो सकता है ना आते हो, हाँ, बहुत से चुनाव आयुक्त रहे हैं जो किसी के प्रभाव में नहीं आए। टी एन शेषन साहब थे, एकदम उल्टा ही सोचते थे सरकार के, और वो कहते थे जो बनाना बिगाड़ना है सरकार हमारी बना बिगाड़ ले, कुछ नहीं बना बिगाड़ पाते थे। तो कहने का मतलब है बेटा कि चुनाव आयोग के जिम्मे तो लगा ही दिया गया है कि अगर 1 साल से अधिक आपातकाल की स्थिति आए तो चुनाव आयोग ये प्रमाण पत्र दे कि भैया चुनाव कराने की स्थिति नहीं है, इसलिए यहाँ आपातकाल बढ़ाया जाए, नहीं तो आपातकाल नहीं बढ़ सकता। अब अगली हेडिंग बनाओ बेटा, प्रभाव। अरे भाई, इसका कोई प्रभाव होता होगा? देखें, पॉइंट बना बना के बेटा लिखिएगा। नंबर 1, राज्य की सरकार से सब या कुछ कार्य राज्यपाल द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। राज्य की सरकार से सब या कुछ प्रशासनिक कार्य बेटा, राज्य की सरकार से सब या कुछ प्रशासनिक कार्य राज्यपाल द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। हो गया बेटा? इसीलिए कभी कभी हम लोग प्यार से इसको बोलते हैं राज्यपाल शासन हो गया, बोले बेटा। कुछ लोग राष्ट्रपति शासन बोल देते हैं, ठीक है। तो सारी शक्ति किसके पास चली जाती है? राज्य। वैसे सामान्य रूप से किसके पास रहती है? मुख्यमंत्री के पास रहती है। लेकिन जैसे राज्य में आपातकाल लगेगा, वो मुख्यमंत्री की सारी शक्ति वहां से शिफ्ट हो जाती है कहां? राज्यपाल के पास। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, राज्य की विधायी शक्ति संसद के अधीन हो जाती है।
तीसरा, क्या लिखा बेटा? अधीन हो जाती है। हो गया बेटा? अब इसमें यह है ना बेटा कि जैसे कानून अब बनाना होगा तो कानून अब वो नहीं बना सकते। जैसे आप देख रहे हैं राष्ट्रीय आपात में तो ऐसी अनुमति 250 में है, लेकिन इसमें ऐसी अनुमति क्या है? इसमें कोई अनुमति की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे राज्य में आपातकाल लगेगा, राज्य की सारी विधायी शक्ति स्वतः शिफ्ट हो जाएगी किसके पास? केंद्र के पास। अब वो कानून बनाएगा, इनका बजट बजट कुछ नहीं पारित कर सकते। माने पूरा का पूरा शक्ति चली जाती कहां बेटा? केंद्र की। तीसरा लिख लें, राज्य सरकार को निलंबित किया जा सकता है। राज्य सरकार को क्या बेटा? निलंबित किया जा सकता है। अथवा विधान सभा को भंग किया जा सकता है। अथवा विधानसभा को भंग किया जा सकता है। क्लियर है बेटा? बस एक बात ध्यान रखना कि इसका प्रभाव वित्तीय आपात पे नहीं, अरे वित्तीय क्षेत्रों पे नहीं पड़ता, और इसका प्रभाव मूल अधिकारों पे नहीं पड़ता। यानी मूल अधिकार वगैरह से राज्यों के आपात से कोई लेना देना नहीं। अरे अरे देखो, याद तो आ गया मुझे, कल एक काम दिया था आपको। अच्छा, बड़े शानदार हो आप, सांस नहीं ले रहे थे, है ना? वो तो अच्छा पढ़ाने लगे, वेरी गुड, वेरी स्मार्ट, है ना? नाना भैया, वो तो कहो भाई देवे मूल अधिकार मेरे मुंह से निकल गया, तभी मुझे याद आ गया। तो पता चला कि दो दो आपातकाल एक साथ क्यों लागू थे। हाँ हाँ। ठीक है, ये तो जग जाहिर है कि जो 71 का आपातकाल लगा था वो बाह्य आक्रमण के आधार पर लगा था। 75 में आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर लगा था। किसी आधार पर लगे, आपातकाल में जो आपको करना है वो आप करो ना। जो करना था वो करना था आपको, फिर आपातकाल लगाने की क्या जरूरत थी? और एक बात कि बाह्य आक्रमण वाला आपातकाल ज्यादा मुश्किल वाला होता है। तो जब वो आपातकाल लगा ही था, आपको जो करना था आप करो ना। आंतरिक अशांति के आधार पर लगे चाहे किसी आधार पर लगे, आपको कुछ करना था ना, तो आप कर रही होती, क्या दिक्कत थी? नहीं समझ पा रहे हो आप? नहीं नहीं, मेरी बात जरा समझिए। जैसे आपने कहा, थोड़ा सा बात कर लेते हैं बेटा, है ना? वो तो मैं भूल ही गया था। जैसे 1971 में जो आपातकाल लगा वो बाह्य आक्रमण के आधार पर लगा, बोले बेटा? और ये आपातकाल चला 1977 तक। 1975 में जो आपातकाल लगा वो लगा आंतरिक अशांति। बोल नहीं रहे हैं। और ये भी बाय द वे चला 1977 तक। एक चीज बताइए, जब ये आपातकाल चल ही रहा था तो उसी के बीच में एक आपातकाल और लगाया गया। ये अलग बात है कि ये वहां आक्रमण के आधार पर लगा और ये आंतरिक अशांति के आधार पर लगा, लेकिन आपको पता है कि सबसे कठोरतम रूप में जो लागू होता है वो बाह्य आक्रमण के रूप में लागू होता है। यानी सरकार जो भी करना चाहे वो कर सकती है। तो सरकार को जो करना था वो करिए ना। 75 भी तो इसी के बीच में ही था, तो फिर अलग से एक आधार बना के लगाने का क्या मतलब था? अरे भाई, जब आप कहीं जा रहे हो, किसी ने आपसे पूछा क्या है, कहे बहुत इमरजेंसी है,
तो जब इमरजेंसी चल ही रही है तो उसमें बीच बीच में बोलने की क्या जरूरत है कि फलाना आधार पे है, ये ढेमाका आधार पे, कुछ मतलब तो रहा होगा। और नहीं तो आपातकाल तो चल ही रहा है भाई। सरकारें जो कुछ कर सकती थी वो सरकार तो कर ही सकती थी। अरे आपातकाल क्यों लगाया होगा इंदिरा जी ने? उनको कुछ करने का इरादा रहा होगा। तो इरादा था तो करिए ना, आपातकाल तो चल ही रहा है, फिर लगाने का क्या मतलब था? चाहे आंतरिक अशांति के आधार पर लगाइए चाहे किसी आधार पर लगाइए, आपातकाल माने आपातकाल। सरकार जो कर सकती है वो सरकार करेगी। समस्या समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? आपातकाल एग्जिस्ट कर रहा था, फिर उसमें दूसरा आपातकाल जोड़ने का क्या औचित्य बनता है भाई? आप ये बोले खतरा आ चुका है तो आ गया है, अब फिर दोबारा उसमें नहीं, अब आंतरिक अशांति के आधार पर खतरा। अरे आंतरिक अशांति के आधार पे आए चाहे किसी आधार पे आए, जब आपातकाल हो गया तो आपातकाल हो गया, बात खत्म। मैं संतुष्ट नहीं हूं। हाँ हाँ, चलो नहीं बताया था, नहीं बताएंगे, जो मन करेगा वो करेंगे ना। हाँ ये करेंगे वो करेंगे, थप्पड़ भी मारेंगे, ऐसा भी करेंगे, नहीं। देखो इधर उधर बरगलाओ मत, है ना, क्योंकि ये सिर्फ आप बरगला रहे हो, मुझे रास्ते ढूंढ रहे हो किधर से जान बच जाए। जान तो बचेगी नहीं, पहले मुझे फिनिश करने दो फिर मुझे। हैं? गूगल पे अगर सब कुछ मिल जाए, एक अलेक्सा देखे हो ना, आजकल टीवी वगैरह में आता है, नाम सुने अलेक्सा का? लोग घर में एक डिवाइस रखते हैं, मोबाइल में भी है, तो घर में एक डिवाइस रखते हैं तो लोग उसी को कमांड करते हैं, अलेक्सा गाना बजाओ, अलेक्सा गाना बजाने लगेगा। अलेक्सा पिक्चर दिखाओ, आपका होम थिएटर चालू हो जाएगा। अब अलेक्सा से थोड़ा पढ़ लो, अलेक्सा से ये पूछो कि 1800 ये भारत में क्रांति कब हुई, अलेक्सा, अलेक्सा बताएगा 1857। अब अलेक्सा से ये पूछो कि अलेक्सा 1857 की क्रांति काहे हुई, अलेक्सा का जवाब आएगा भाड़ में जाओ, ये नहीं पता हमको। अलेक्सा को सब कुछ पता है, गूगल को सब कुछ नहीं पता है। और जितना अलेक्सा बताएगी उतना ही गूगल बताएगा। आप ये बता सकते हो जो मानव जनित चीजें हैं, जो मानव भावनाओं से चीजें उत्पन्न होती हैं, उसे मशीनें नहीं बता सकती। और ये बिल्कुल नहीं बता सकती कि एक दो पॉइंट, तो आजकल तो देख रहे हो एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये थोड़ा मनुष्यों जैसा काम करने में थोड़ा महारत हो रही है, लेकिन फिर भी मनुष्य जो कर लेगा वो मशीनें नहीं कर सकती। आप किसी क्वेश्चन का आंसर बोलो ना, अलेक्सा ये प्रश्न आया है, इसमें इसका उत्तर बता दो, देखो बता देता हो, नहीं बता पाएगा। तो गूगल पे ढूंढा, गूगल बाबा जवाब नहीं दे पाए। मैं जान रहा था कि आपका स्रोत वही होगा, और वो सब बकवास है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं मैं बड़ा परम ज्ञानी हूं, लेकिन वो आंतरिक अशांति पे लगा है तो जग जाहिर है, ये कौन नहीं जानता कि आंतरिक अशांति के आधार पर लगा। प्रश्न ये है कि एक, अब गूगल से पूछना, जब एक आपातकाल चल रहा था तो दूसरा आपातकाल लगाने की क्या जरूरत थी? अरे बेटा नहीं समझ पा रहे हो, आपातकाल तो चल रहा था ना, तो जो करना चाहे करें, रोक कौन रहा है? जैसे आपको ये लग रहा है कि आपातकाल लगा के वो अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रही थी, बचने की कोशिश, ऑलरेडी आपातकाल एग्जिस्ट कर रहा है, वो चल ही रहा है, जो आपको करना था वो करो ना, आपातकाल में तो पूरी शक्ति मिल जाती है आपको। फिर ये कहने की क्या जरूरत थी कि हम आंतरिक अशांति के आधार पर लगा रहे हैं और धमाका आधार पर लगा रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं था, इसका कोई मीनिंग नहीं। आपातकाल माने आपातकाल, बात खत्म। अब आधार चाहे युद्ध के आधार पर लगे, चाहे आक्रमण के आधार पर लगे, चाहे आंतरिक अशांति, अब आपातकाल में जो करना है वो तो हम कर ही सकते हैं, आधार उसका चाहे जो भी हो, अब उसे कोई मतलब नहीं होता। तो आपातकाल तो चल रहा है साहब। अब सड़क पे आपके एक मित्र ने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं, बहुत इमरजेंसी, अब रास्ते भर चिल्लाते जाइए,
अरे भाई साहब बड़ी इमरजेंसी है, क्या जरूरत है, हो गई इमरजेंसी, जाइए जो करना है करिए, कोई नहीं रोकेगा आपको। तो आज फिर नहीं बताएंगे, ठीक है? क्योंकि एक बार फिर मौका आपको देंगे, फिर ढूंढिए आप। इलेक्ट्रॉनिक जमाने में यूट्यूब यूट्यूब यहाँ वहां ढूंढिए। अच्छा एक बार फिर कोशिश करना, क्योंकि कल हम टेस्ट लेंगे, टेस्ट के बाद थोड़ा समय बचेगा, तो समय बचेगा तो मैं ये बात करूंगा, जरूर चर्चा करूंगा। और एक काम करना कि जो कुछ मैंने लिखाया है उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना घर पे जाके, राशि आपात में। और नहीं यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, जो मैंने आपको पढ़ाया है उसको थोड़ा ध्यान से घर पे जाके पढ़ना, और देखना राज उसी में छुपा है क्या, और ढूंढ लोगे देन यू आर जीनियस, और नहीं ढूंढोगे तो कल मैं ढूंढ के दिखाऊंगा, और उसी में से ढूंढ के दिखाऊंगा, और आप मानोगे कि हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो चश्मा ठीक से लगाते नहीं हो ना आप, ये तो पावर ओवर ठीक नहीं है आपका, पावर ठीक करो। जो कुछ लिखाया गया है उसमें एकदम क्लियर दिख रहा है, ऐसा क्यों किया गया होगा वो हम बाद में बताएंगे बेटा, इतना इशारा बहुत है। लेकिन आज मुझे कंक्लूड करने दो, आखिरी लेक्चर है तो आज मुझे समाप्त करने दो। अब लिख लीजिए बेटा वापसी। तो यहां कुछ नहीं लिखाएंगे, क्यों नहीं लिखाएंगे? यहां सिर्फ एक शब्द लिखाएंगे, वही। वही मतलब जो 352 वाली व्यवस्था है वही व्यवस्था। थोड़ा सा याद दिला दो क्या 352 में लिखा था आपने, यानी वापसी का जो प्रावधान 352 में आपने लिखा, वापसी का वही प्रावधान 356 में भी है। तो दोबारा एक ही चीज को लिखाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम लिखाएंगे जरूर कि वही प्रावधान जो 352 में है, बात बन जाएगी। पहले इसको लिख लो। हाँ, 356 की समाप्ति का वही प्रावधान है जो 352 के प्रावधान है, वही जो 352 के समाप्ति के प्रावधान है। क्या है बेटा, थोड़ा याद दिला दो। मौखिक परामर्श पर अगर सत्र चल रहा हो तो साधारण बहुमत से, नहीं चल रहा हो तो 1/10 सदस्य इसका आग्रह करें विशेष सत्र बुलाने का। विशेष सत्र अगर साधारण बहुमत से, लिखा है बेटा आपने, क्लियर है, ऐसा नहीं कि अलग से मैं बोल रहा हूं। यानी सेम, एक चीज नोटिस कर लो आपकी सुविधा के लिए, तीनों ही आपातकाल की वापसी का प्रावधान सेम है। जो समस्या बड़ी राहत महसूस हुई, तीनों ही आपातकाल के वापसी का प्रावधान एक जैसा है। और बड़ी मजेदार बात थी कि तीनों ही आपातकाल के अनुमोदन का प्रावधान भी एक ही जैसा था। ये तो 44वें संविधान संशोधन से 352 वाला खाली बदल दिया गया, 2 माह से घटाकर 1 माह, और साधारण बहुमत से विशिष्ट बहुमत, बाकी दोनों जगह वही का जस का तस बना हुआ है। तो एक अगर आपने पढ़ा तो समझो कि तीनों पढ़ लिया, अनुमोदन का और वापसी का प्रभाव अलग अलग हो सकता है। अगला बेटा लिखो, ये लिख लिया बेटा कि 352 वाला ही प्रावधान है, यानी राष्ट्रीय आपात को जैसे समाप्त किया जाता है वैसे राज्यों में भी आपातकाल समाप्त किया जाता है। क्लियर है बेटा? आगे लिखें, वित्तीय आपात। आ ही गए हम लोग आखिरी टॉपिक पर। अनुच्छेद बेटा यदि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग में वित्तीय संकट हो, तो राष्ट्रपति वित्तीय आपात की उद्घोषणा संपूर्ण भारत या उसके भाग में लागू कर सकते हैं।
वित्तीय आपात की घोषणा संपूर्ण भारत या उसके भाग पर कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? कैसे करेंगे? प्रधानमंत्री के मौखिक परामर्श पर, यानी आपातकाल जो लागू होगा 356 वाली ही व्यवस्था है, यानी प्रधानमंत्री के मौखिक परामर्श पर आपातकाल लागू होगा। लिखें, यह आपातकाल प्रधानमंत्री के मौखिक परामर्श पर होगा। ठीक है बेटा? अनुमोदन, अगला हेडिंग बना लो। अरे भाई, इसका भी अनुमोदन होना चाहिए ना। तो अनुमोदन का क्या प्रावधान है बेटा? सेम। कौन वाला? 352 वाला नहीं, 356 वाला। लिखें, अनुमोदन की प्रक्रिया वही है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 356 में है, जो अभी अभी आपने पढ़ा। बोल के बता देंगे 2 माह के अंदर साधारण बहुमत से। लोकसभा भंग है या भंग हो जाती है तो राज्यसभा साधारण बहुमत से। परंतु नई लोकसभा के गठन के 30 दिनों के अंदर लोकसभा से साधारण बहुमत से अनुमति मिल जानी चाहिए। अभी तो लिखा है 2 मिनट पहले, तो दोबारा लिखाने का कोई मतलब नहीं है। अब लिख लें बेटा आगे। अवधि, अवधि एक बार अनुमोदन प्राप्त होने पर 6 माह तक। परंतु इसे क्रमिक रूप से बढ़ाया जा सकता है। परंतु इसे क्रमिक रूप से क्या बेटा बढ़ाया जा सकता है। ठीक है? हाँ, इसकी कोई आखिरी सीमा नहीं है। वही राष्ट्रीय आपात वाली स्थिति है बेटा, इसकी कोई आखिरी सीमा नहीं है। ठीक है बेटा? अब लिख लीजिए प्रभाव। आखिर इसका प्रभाव क्या होता है? कोई प्रभाव तो होता ही होगा। लिखें पॉइंट बना के बेटा। वित्तीय आपात का प्रभाव, वित्तीय आपात का प्रभाव मात्र वित्तीय क्षेत्रों पर होता है। क्लियर है बेटा? इसका प्रभाव मूल अधिकार तथा विधायी अधिकारों पर नहीं पड़ता। इसका प्रभाव मूल अधिकार तथा विधायी अधिकारों पर नहीं पड़ता। ठीक है बेटा? नेक्स्ट पॉइंट, वित्तीय आपात के प्रभावी रहने पर राष्ट्रपति वित्तीय क्षेत्रों के विषय पर राज्यों को निर्देश दे सकते हैं। निर्देश दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, राज्यों में काम करने वाले सभी या कुछ वर्ग के कर्मचारियों के
या कुछ वर्ग के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों में कमी की जा सकती है। वेतन तथा भत्तों में कमी की जा सकती है। हो गया बेटा। नेक्स्ट, राज्यों में प्रस्तुत होने वाले धन विधेयक राष्ट्रपति अपने विचारों के लिए रोक सकता है। हो गया बेटा, रोक सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन को कम कर सकता है या रोक सकता है। मैंने कुल मिला जुला के आप देख रहे हो प्रभाव कहां दिख रहा है बेटा, सिर्फ वित्तीय क्षेत्रों पे दिख रहा है। हो गया। न इसका प्रभाव विधायी क्षेत्रों पे पड़ता है, न इसका प्रभाव कार्यपालिका के क्षेत्रों पे पड़ता है, न इसका प्रभाव कहीं और पड़ता है, सिर्फ एक जगह वित्त के विषय में। देख रहे हो खाली असर कहां छोड़ रहा है ये, धन विधेयक पर। राज्य में राज्य की विधायिका बढ़िया से काम करती है, राज्य की कार्यपालिका बढ़िया से काम करती, कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है। बस इतना प्रतिबंध होता है कि वित्त से संबंधित जितने कार्य होंगे वो सब अब राष्ट्रपति की अनुमति से होंगे, यानी राज्य अपने हिसाब से फैसला नहीं। क्लियर हुआ बेटा। लास्ट बिंदु, वापसी। अरे वापस भी तो करना है। कैसे? वैसे ही। हाँ, 352 कहो, 356 कहो, सबकी प्रक्रिया वही है। लिख लें 356 वाली प्रक्रिया। अब ये सब लिखाने में अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन क्या किया जाए, बार बार लिखाने से कोई मतलब नहीं। ठीक है बेटा। तो अब संविधान समाप्त हुआ। क्लियर है? यानी अब आपको कोई लाइव या यहाँ की क्लास उपलब्ध नहीं होगी जब तक आप अगले बैच में ना हो। हाँ, जिनका छोटा उटा है, जो देर से आए हैं, वो डेफिनेटली फिर जीरो से पढ़ेंगे पूरा, लेकिन वो मैं डिसाइड करूंगा कि कब शुरू होगा, क्योंकि सारे सेगमेंट धीरे धीरे पढ़ाने हैं बेटा। खाली संविधान से ही क्वेश्चन थोड़ी आना है। तो अब हम लोग अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे बेटा, वो पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था, है ना। अब ध्यान से सुनिए, अब भूगोल की क्लास रेगुलर होगी। थोड़ा सा टाइम टेबल चेंज हो रहा है, यानी अब ज्योग्राफी की क्लास पर डे होगी। क्लियर है? और अर्थव्यवस्था की क्लास अब 1, 3, 5 वाले कॉन्सेप्ट पर चलेगी। ठीक है, क्योंकि भूगोल में अब पिछड़ रहे हैं तो अब इसको आगे ले चला जाए। क्लियर है? और फिर अब अर्थव्यवस्था 1, 3, 5 वाले कॉन्सेप्ट पे पढ़ेंगे। 1, 3, 5 मतलब अब ज्योग्राफी की क्लास रेगुलर होगी, इस हफ्ते से नहीं, नेक्स्ट वीक से सोमवार से लेकर शनिवार तक प्रतिदिन भूगोल की क्लास चलेगी। और अर्थव्यवस्था की जो क्लास चलेगी वो 1, 3, 5 चलेगी, मतलब सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को। ठीक है, भूगोल समाप्त होगा तो वह रेगुलर हो जाएगा, फिर अगला चलेगा। ये तरीका है जिससे सब कुछ मैनेज होता जाएगा। क्लियर है बेटा? और कल तो टेस्ट लेंगे और देखते हैं, अगर इस हफ्ते में अर्थव्यवस्था की क्लास शुरू होती है तो सूचना दी जाएगी। आप तो आ ही रहे हैं पढ़ने, और नहीं तो फिर मुझे लगता है कि अगले हफ्ते से तो हर हाल में शुरू हो जाएगी, लेकिन भूगोल की क्लास अब रेगुलर हो जाएगी। पता नहीं मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। कल से ही अब भूगोल की क्लास रेगुलर होगी। आज भूगोल पढ़ना है ना, बोल नहीं रहे, अब कल भी पढ़ेंगे।
यानी 6 दिन अब भूगोल की क्लास चलेगी, वो अभी से लागू हो जाएगी। नहीं लागू होगी तो कल संविधान खत्म ही हो गया, फिर छुट्टी थोड़ी मनाएंगे। तो कल से भूगोल की क्लास रेगुलर होगी, टाइमिंग वही रहेगी बेटा। ज्योग्राफी की जो आपकी टाइमिंग है वही रहेगी। संविधान वाली टाइमिंग की जगह पे शुरू हो जाएगा कौन सा? अर्थव्यवस्था। ध्यान से सुनना, अगर आप चाहते हैं कि 8:30 बजे वाली रेगुलर हो तो फिर ज्योग्राफी को मुझे पहले करना पड़ेगा। पहले कर दें तो ज्योग्राफी की क्लास 8:30 बजे से हो जाएगी और अर्थव्यवस्था की क्लास ज्योग्राफी वाली क्लास की जगह ले लेगी 1, 3, 5 वाले कंडीशन में। क्लियर है? तो हम सारी सूचना देंगे ऑनलाइन भी मित्रों को कि ज्योग्राफी की लाइव अभी 10 से होती थी, अब आज के बाद से वो लाइव होगी 8:30 से, और अर्थव्यवस्था की क्लास सोमवार से शुरू होगी। यानी इधर जो भी दिन बचे हुए हैं इन दिनों में हम लोग लगातार 8:30 बजे से भूगोल पढ़ेंगे, और सोमवार से 8:30 बजे से भूगोल और 10 बजे से भारतीय अर्थव्यवस्था। अब मुझे सब अपडेट करना होगा, बच्चों को जो ऑनलाइन वाले हैं उनको सूचना देनी पड़ेगी। क्लियर है बेटा? तो आज समाप्त किया जाए। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं, और संविधान खूब ताकत से पढ़िएगा। जो हमारे मित्र शुरू से आए हैं उनका नोट्स वगैरह कंप्लीट है, जो देर से आए हैं मायूस ना हो, क्योंकि आपने बहुत बार छोड़ा है। हम 2003 से पढ़ा रहे हैं, उसी समय आ गए होते तो अब तक तो नौकरी वोकरी कर रहे होते है ना। तो आपका कोई पहली बार नहीं छूटा है, न जाने कई बार छूटा है, लेकिन फिर आपको मिलेगा बेटा, ये मेरा वायदा है, 0 से मिलेगा। क्लियर है? तो आगे हम अपनी सुविधा के हिसाब से आपसे बात करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।